नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर की चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा क्लास अब समाप्त हो रहा है, यह चैप्टर लास्ट हो रहा है, तो आज का क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो के एंड में हम लोग टेस्ट के बारे में कुछ बातें विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। और जैसा कि आपने पहले पढ़ा था 2-3 क्लास पहले शुद्ध पदार्थों के प्रकार, तो वहाँ आपने देखा था कि शुद्ध पदार्थ की जो वैज्ञानिक अवधारणा है, जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वह कहता है कि जिस पदार्थ का निर्माण एक ही प्रकार के कणों से होता है उसी को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और हमारे प्रकृति में जितने भी शुद्ध पदार्थ है उसको दो ग्रुप में बांटा गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तत्व एलिमेंट और दूसरा यौगिक कंपाउंड। तत्व के बारे में आपने विस्तार से पीछे पढ़ा, उसके वर्गीकरण को जाना कि तत्व भी फिर धातु, अधातु, उपधातु में बटा हुआ है, उसके क्या गुणधर्म है। जैसे लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी चमक के बारे में, उसके बाद चालकता के बारे में, आघातवर्धता, तन्यता, प्रतिध्वनिपूर्ण, ये सब जो धातुओं के गुणधर्म थे, इन सभी चीजों पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया। आज दूसरे प्रकार के जो शुद्ध पदार्थ है उस पर चर्चा करते हैं, और दूसरा शुद्ध पदार्थ हमारा है यौगिक, कंपाउंड। तो आज आइए हम लोग कंपाउंड की शुरुआत करते हैं। वैसे आपने निचली कक्षाओं में भी परिभाषा पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ हम लोग उसी बात को रिवीजन के उद्देश्य से ही सही, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करते हैं। यौगिकों के बारे में और कुछ विशेष बातें भी जानेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। एकदम वेरी सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सरल परिभाषा है कि दो या दो से अधिक तत्वों को, अब क्लियर हो गया है कि यौगिक का निर्माण किससे होगा, तत्वों से होगा। तो दो तत्व भी हो सकता है या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तो दो तत्व रहेंगे ही किसी भी यौगिक में। तो दो या दो से अधिक तत्वों को आप जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, याद कीजिए मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं रहता था, वहां दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देते थे। जैसा कि हम लोग एक उदाहरण लेते थे मिश्रण में शरबत बनाने का, तो वहां आपने देखा होगा कि जो शरबत बनती है उसमें 1 लीटर पानी में कितना ग्राम चीनी दिया जाए यह कहीं निश्चित नहीं किया हुआ है। लोग अपनी सुविधा, अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार उसमें चीनी मिला करके शरबत तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो यौगिक का निर्माण होता है उसमें तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है कि दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। तो जब भी यौगिक का निर्माण होगा उसमें जो तत्व का अनुपात होगा वह निश्चित होगा। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे यहाँ एक यौगिक का उदाहरण लिया गया है, जल का सूत्र है H2O। इसमें जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, H2 है, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो आप कहीं से भी जल प्राप्त करेंगे, कहीं से भी जल लाएंगे या किसी भी जल की चर्चा करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणुओं का अनुपात होगा वो 2:1 ही होगा, कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के होंगे और 1 परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। इस तरह से किसी भी तत्व को, मतलब जब किसी भी यौगिक की हम लोग चर्चा करते हैं तो उस यौगिक में तत्व के जो अनुपात होते हैं वो निश्चित रहते हैं, निश्चित अनुपात में तत्व मिले रहते हैं। यही हो गया कि दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, इसके अवयवों या घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। अब जो यौगिक का अवयव होगा, घटक होगा, अवयव कौन होगा, तो तत्व होगा। मतलब यौगिक जिन जिन तत्वों से बने होते हैं उन्हीं तत्वों को उस यौगिक का अवयव या घटक, कंपोनेंट कहा जाता है। तो इसके अवयवों या घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। किसके यौगिकों को, किसके अवयवों को, घटकों को, तो यौगिक के अवयवों या घटकों को आप भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है, तो हम लोगों के घर में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई यंत्र या विधि नहीं है कि आप जल में से अपने घर में हाइड्रोजन भी अलग कर लें और ऑक्सीजन को भी अलग कर लें।
हाँ, अलग करने की टेक्निक्स हैं, लेकिन वो प्रयोगशाला में है। कुछ आधुनिक विधियां हैं जिसके द्वारा आप जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक विधियां हैं, जो सामान्य विधियां हैं, जिन विधियों के द्वारा आपने पीछे देखा था मिश्रण से घटकों को पृथक किए थे, जो छानना था, चुनना था, हवा में उड़ा देना था, कीप से या छन्ना पत्र से छान लेना था, ये सब जो सामान्य विधियां होती है, इस सामान्य विधियों के द्वारा या आप यौगिक के अवयवों या घटकों को पृथक नहीं कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, अब देखिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के द्वारा आप यौगिक के घटकों को पृथक कर सकते हैं। और खास करके यौगिक के घटकों को पृथक करने के लिए वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसको वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो उस वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम लोग यौगिक के घटकों को पृथक कर सकते हैं। यौगिकों के गुणधर्म उनके अवयवी तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। जितने भी यौगिक होते हैं उनके गुणधर्म अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। आप एक बहुत ही रोचक उदाहरण से समझ सकते हैं। नमक के बारे में सभी लोग जानते हैं, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, जो हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है। नमक के बिना भोजन का क्या मजा है, तो आप सब लोग जानते हैं। अब इस नमक के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वह NaCl होता है, नमक का सूत्र। तो इसमें NaCl में, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है, नमक NaCl, तो यह सोडियम है और यह क्लोरीन है। अगर हम लोग केवल सोडियम की बात करें तो यह सोडियम जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। केवल सोडियम की बात करेंगे तो जो सोडियम धातु होगा वह हमारे शरीर के लिए जहरीला होगा, घातक होगा। अगर हम लोग केवल क्लोरीन की बात करें तो वह क्लोरीन भी हमारे लिए हानिकारक है, घातक है। मतलब सोडियम भी घातक और क्लोरीन भी घातक। लेकिन सोचिए जब दोनों मिलता है, सोडियम और क्लोरीन जब मिलता है और NaCl बनाता है, तो वह हमारे लिए फायदेमंद होता है। नमक हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि यौगिक का जो गुणधर्म होते हैं उनके अवयवी तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। कि तत्व में जो गुणधर्म था, तो उसका जो यौगिक बन गया, अगर वो तत्व सब मिल करके यौगिक बना लेता है तो उसके गुणधर्म अपने अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि यौगिक का गुणधर्म अलग होता है, जबकि उसके अवयवी तत्वों के गुणधर्म उस यौगिक से भिन्न होता है। फिर लिखा गया यौगिक का संघटन, कंपोजिशन, पूरे पदार्थ में एक समान होता है। मतलब जैसे मिश्रण की चर्चा हुई थी, तो मिश्रण में क्या था, जो समांगी मिश्रण था उसमें तो सब जगह एक जैसा रहता था। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता था उसका संपूर्ण भाग का संघटन एक जैसा नहीं था। लेकिन यौगिक जब भी होगा तो जो भी यौगिक होंगे तो सभी जगह पदार्थों का जो संगठन होगा, कंपोजिशन होगा, वो एक समान होगा। सभी जगह के पदार्थ एक जैसे होंगे, क्योंकि यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तत्व मिलते हैं और निश्चित अनुपात के आधार पर तत्व मिलते हैं। इसलिए यौगिक का जो संगठन होता है वो सब जगह एक जैसा रहता है। यही था यौगिक के कुछ प्रमुख गुणधर्म और उसकी परिभाषा। अब आपके मन में आता होगा कि ये यौगिक हैं कितने, तो आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा। यौगिकों की संख्या लाखों में है। हम लोग 2, 4, 10 यौगिक के बारे में चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, इनकी संख्या लाखों में है। और आपको हम 9th में अगले चैप्टर में जब आएंगे तो वहां चर्चा होगी मूलक के बारे में, रेडिकल के बारे में। कुछ लोग हो सकता है निचली कक्षाओं में कुछ मूलक को पढ़े होंगे, रेडिकल्स को पढ़े होंगे, तो उन मूलकों की सहायता से आपको हम बताएंगे कि कम से कम 5 या 600 सूत्र, मतलब 500 से लेकर के 600 तक फार्मूला आप खुद तैयार कर सकते हैं उन मूलकों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में, हाई स्कूल के लेवल में हम लोग कम से कम 1000 यौगिकों को तो जानेंगे। तो ऊपर और जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ते जाएगा, नए नए यौगिकों से आपका परिचय होगा। यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, लाखों में है। लेकिन जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, हम उसकी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उनको हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा भी आप और सब यौगिकों को जानते होंगे, तो घर में उसको अपने नोटबुक में उतार लेंगे, लिख लेंगे। और उन सभी यौगिकों के जो सूत्र होते हैं, अणुसूत्र होते हैं, उनको आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला यौगिक उदाहरण के तौर पर हम लोग लिखे हैं जल, जिसका अणुसूत्र हो गया H2O। अणुसूत्र का मतलब हो गया कि जल का जो एक अणु होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा, उसका जो सूत्र होगा, उसमें जो तत्व होंगे,
उसी को अणुसूत्र कहा जाता है। तो जल का सूत्र हो गया आपको H2O। नमक एक दूसरा यौगिक हम लोग लिए हैं जिसका अणुसूत्र NaCl हो गया। तीसरा यौगिक चीनी है जिसका अणुसूत्र C12H22O11 है। चौथा अणुसूत्र ग्लूकोज है जिसका अणुसूत्र C6H12O6। चीनी और ग्लूकोज में कंफ्यूज नहीं करना आपको। ग्लूकोज की अपेक्षा चीनी में देखिए परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। ग्लूकोज और चीनी दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ ही यौगिक है। इसमें भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेकिन देखिए कार्बन चीनी में 12 है तो ग्लूकोज में 6 है, हाइड्रोजन 22 है चीनी में तो ग्लूकोज में 12 है, ऑक्सीजन 11 है तो ग्लूकोज में 6 है। तो दोनों सूत्र आप अलग अलग क्लियर याद रखिएगा। मीथेन या मैथेन एक गैस होती है, बहुत प्रचलित नाम है ये। इसका अणुसूत्र CH4 होता है। फिर उसके बाद आप इधर आएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते होंगे कि जो बैटरी होती है हमारे घर में, रिचार्जेबल बैटरी जो ट्रैक्टर में, इन्वर्टर में या फिर अन्य वाहनों में लगाया जाता है, तो उस बैटरी में यही एसिड भरा रहता है, अम्ल भरा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उधर आपको जल से परिचय है, नमक से, चीनी से, ग्लूकोज से। सिर्फ ये मीथेन जो है यह गैस क्या होता है, जब खास करके खाद्य पदार्थ जो सड़ते हैं, जैसे घास है, पुआल है, भूसा है, ये सब जब नमी मिलता है और सड़ता है तो उसके सड़ने से ये मीथेन गैस सबसे ज्यादा बनती है। और आप निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे, ये दलदली वाले भूमि में जहाँ गीला जमीन रहता है वहां जो वनस्पतियां, जो प्लांट्स जब सड़ जाते हैं तो उससे ये मीथेन गैस बनती है। तो यह एक प्रकार की गैस है, काफी ज्वलनशील होती है, आसानी से जलती है। ये मीथेन हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में परिचय हो ही गया आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी एक तरह का एसिड है, अम्ल है, जो खास करके हमारे स्टोमक में निकलता है। जब भोजन पचता है तो भोजन पचाने में इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जो भोजन खाते होंगे तो कई बार क्या होता होगा, खट्टी डकार आती होगी, मुंह में खट्टापन आता होगा, वह खट्टापन उसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। हमारा जो स्टोमक है, आमाशय है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे मुंह में आ जाता है, इसलिए मुंह में खट्टापन का अनुभव होता होगा। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, उसका सूत्र हो गया। अमोनिया भी एक तरह का पदार्थ है जिसका खास करके उपयोग फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में होता है, यूरिया के निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप जानते ही हैं। हमने उन्हीं यौगिकों को यहाँ रखा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे आसपास मौजूद है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2, बचपन से इसका नाम याद करते आ रहे हैं हम लोग। जो कूड़े कचरे जलाते हैं, घर में जो चूल्हा पर में गोईठा संठी जलता है, लकड़ी जल रहा है, वाहनों से धुआं निकल रहा है, उद्योगों से धुआं निकल रहा है। आप कभी गए होंगे अपने इलाके में जहाँ बड़ा बड़ा ईंट उद्योग है, ईंटा का भट्ठा है, उसके चिमनी से देखे होंगे खूब सफेद और काला काला धुआं निकलता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह की गैस है, जहरीली गैस है। का CO2 इसका सूत्र होता है। और अंतिम नंबर में बोरेक्स या सुहागा, वो तो आपने सुना ही होगा, सोने पे सुहागा, तो बस वही सुहागा है। दरअसल सोना को गलाने के लिए सुहागा का उपयोग किया जाता है। ज्वेलर्स वाले के यहाँ कभी जाएंगे, उसको बनाते हुए देखेंगे। सुहागा छोटा छोटा ठोस पदार्थ होता है जो मिला देने पर सोना आसानी से गल जाता है, साफ हो जाता है, तो वही सुहागा है, बोरेक्स है। इसका सूत्र थोड़ा सा लंबा है, इसलिए सभी लोग याद रखेंगे, Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 मतलब सोडियम के 2 परमाणु, बी मतलब हो गया बोरोन के 4 परमाणु, ओ मतलब ऑक्सीजन के 7 परमाणु, और साथ में 10 अणु जल भी होते हैं। तो ये सभी कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक था और उनके जो अणुसूत्र थे उस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। आप इन सभी अणुसूत्र को लिख लेंगे, नाम भी याद रखेंगे, सूत्र भी याद रखेंगे, ताकि आपको परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगा। और इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक अगर आपको पता है, आपके मन में आता है, तो उनके भी अणुसूत्र को नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। इस तरह से आज का क्लास हम लोगों का यौगिक से रिलेटेड था, जिस पर हमने विस्तार से बात की। यौगिक के गुणधर्म, यौगिक के परिभाषा और यौगिक के उदाहरणों पर भी हम लोग चर्चा किए। अब जो हमारा, चूंकि हमने पहले कह दिया शुरुआत में ही कि हमारा चैप्टर अब लास्ट हो रहा है, कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले कि अब जैसे ये चैप्टर लास्ट होगा तो बीच में 2 या 3 दिनों का ब्रेक मिलेगा, और वह ब्रेक होगा रिवीजन का ब्रेक।
आपको रिवीजन के लिए 2-3 दिन का समय दिया जाएगा और आप रिवीजन कर पाएंगे, बढ़िया से कॉपी को, किताब को पढ़ेंगे। जो भी समस्या होगी आप हमें फ़ोन करके प्रत्यक्ष रूप से बता पाएंगे। इसलिए मैं अपना नंबर भी यहाँ आज लिख देता हूँ कि जिन लोगों के पास नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो वो इन नंबरों पर फ़ोन करके हमसे अपनी समस्या पूछ सकते हैं। ये पहला नंबर है 9931737348 और एक दूसरा नंबर भी है आपके लिए 9905441973। तो ये दो नंबर है, दोनों नंबर जिनके पास अवेलेबल नहीं हो आप नोट कर लेंगे। आप किसी भी समय फ़ोन करके हमसे अपनी समस्या पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि इन नंबरों पर फ़ोन करने से पहले आपको कॉपी को पढ़ लेना है, बढ़िया से किताब को पढ़ लेना है और जो भी आपकी समस्या होगी इस चैप्टर से रिलेटेड उसको इन नंबरों पर आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और टेस्ट के में शामिल होने के लिए हमने पहले भी आपको कहा था कि सबों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग अभी तक अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करवाए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब फ़ोन करके इन नंबरों पर फ़ोन करके अपना जो नंबर है आपका व्हाट्सएप नंबर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही ऑनलाइन टेस्ट होती है। और जिस दिन टेस्ट होगा वो डेट मैं आपको 1-2 दिन में या हो सकता है अगले वीडियो में अनाउंस कर दूंगा कि जो टेस्ट होगा हमारा उस टेस्ट में आपको करना क्या है कि एक फॉर्मेट बना लेना है। वो फॉर्मेट भी मैं अगली क्लास में आपको बना दूंगा, जैसा कि पिछले टेस्ट में बहुत लोग बनाए भी थे। उस फॉर्मेट पर आपको टोटल 25 प्रश्नों का जवाब देना होगा। ऊपर में अपना नाम, एड्रेस, डिटेल, सारा क्लास, सब चीज़ भर देना है और नीचे में आपको क्या करना है 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन का नंबर लिखकर तैयार रखना है। जैसे आपके पास प्रश्न पहुंचेगा, क्वेश्चन पहुंचेगा, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन का जो सही विकल्प का नंबर होगा, जैसे 1 का सी होगा तो 1 के सामने सी लिख देना है। इस तरह से 25 प्रश्न का आंसर का जो नंबर है वो लिख करके जैसे टेस्ट का टाइम खत्म होगा तो आपको फोटो खींच करके उस पेज का और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। ध्यान रखना, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पिछले बार के टेस्ट में कुछ लोग क्वेश्चन गया और तुरंत जवाब भेजना शुरू कर दिया। यह एकदम सरासर गलत था, ऐसा नहीं करना है। 9 बजे टेस्ट शुरू होगी, 9:40 तक टेस्ट चलेगी, तो 9:40 के बाद ही आपको आंसर भेजना है। जो उससे पहले भेज देंगे उसका आंसर इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और दूसरी बात कि 9:40 से लेकर के आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा अपना पेज भेजने का, फोटो भेजने का, आंसर शीट का। 9:50 तक ही आपको भेजना है। 9:50 के बाद अगर आप भेजते हैं तो वो कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी। तो इस बात को आप लोग एकदम सख्ती से इस बार पालन करेंगे ताकि हम लोग एक स्वच्छ माहौल में टेस्ट दे सकें और इस टेस्ट का आनंद भी ले सकें। तो मैं सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैप्टर का रिवीजन जोर शोर से आरंभ करें और जो भी लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं फ़ोन करके इन नंबरों पर जुड़ें और जो भी समस्या है रिवीजन के दौरान आप फ़ोन करके उन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। खास करके जो लोग अभी लेट से चैनल को देखना शुरू किए हैं तो उनके लिए भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको जितना ही आप देख पाए हैं, बीच में हम चूंकि 3-4 दिन का ब्रेक भी लेंगे हम लोग, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है उस 3-4 दिन में आप पिछले वीडियो को देख करके अपना कोर्स को पूरा करें और आप भी टेस्ट में शामिल होइए। जरूरी नहीं है कि जो पूरा पढ़ा है वही टेस्ट देगा, जिसको थोड़ा सा छूट भी गया है वो भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट में अधिक से अधिक लोग शामिल होइए, तब आपके अंदर जो प्रतिभा है वो निखरेगी, वो बाहर निकलेगी और हम लोग देख पाएंगे कि कौन कितना सीख पाया है। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। जो लोग लेट से चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक अगले वीडियो में हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।